तो हम रिवाइज करेंगे यार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। सबसे पहले टॉपिक जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वो कौन सा है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। सबसे पहले तो हम जो यूरोपियंस की बात करेंगे, पोर्तुगीज़ की बात करेंगे, और पोर्तुगीज़ ने इंडिया को खोजने की कोशिश क्यों की, क्योंकि यहाँ पे जो सी रूट है, पहले लैंड से आते थे भाई, तो सी रूट को खोजने की कोशिश क्यों की, बिकॉज जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो गिर गया कब, 1453 में। एंड ये जो है इंडिया से इस प्रकार से यहाँ से यूरोप जाने का एक रास्ता था यार बीच में, है ना। एंड इसको अरब एंड ओटोमन ने जब कंट्रोल कर लिया लैंड रूट टू इंडिया को, तो उसके बाद यहाँ पे इनको देखने की जरूरत पड़ी यार पोर्तुगीज़ को एक रास्ता जो कि समुद्र से होते हुए जाता हो। तो जो प्रिंस हेनरी जी नेविगेटर थे, इनका नाम था नेविगेटर, प्रिंस हेनरी जो थे, इन्होंने एक तरह से एनकरेज किया कि आप सी एक्सप्लोर करो, जो कि हमारे पास जो मुस्लिम कंट्रोल ट्रेड है, जो बीच में अरब एंड ऑटोमन जो बीच के जो एरिया है, टर्की वाला रीजन जो इंडिया यहाँ पे टर्की और ये आपस यूरोप जो रीजन है, यहाँ से ऐसा हमको ये बाईपास कर सके, ऐसा जगह खोजो, ऐसा बोला किसने, प्रिंस हेनरी ने। तो जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसियंस जो है ना, इसमें हमारे पास क्या हुआ, 1494 में साइन हुआ। टॉर्डेसियंस जो है ये इसने डिवाइड किया नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन पोर्तुगाल जो कि ईस्ट को देखेगा एंड वेस्ट किसको देखेगा, स्पेन को। तो आज आप जो देखते हैं यहाँ पे देखो, ये इंडिया है, इधर हमारे पास पोर्तुगाल जो है इंडिया आया, बाकी जो स्पेन था वो कहाँ चला गया, इधर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जहाँ से चीज़ें बढ़ी। तो जो बार्थोमियस डी डायस थे, इन्होंने 1487 में केप ऑफ गुड होप्स तक रास्ता नापा, है ना। तो आपसे कोई पूछा जाएगा बार्थोमियस डायस ने कहाँ तक रास्ता नापा था, तो आपको बोलना केप ऑफ गुड होप्स तक। वो वापस से इंडिया तक नहीं आ पाई। ये हमारे पास अगर ये अफ्रीका है, यहाँ पे ये इंडिया है, तो केप ऑफ गुड होप्स यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में है, ये यहाँ तक ही आ पाए थे, यूरोप से यहाँ तक ही आ पाए थे बार्थोलोमियस डी डायस। उसके बाद वास्को डिगामा ने 1498, ये डेट इंपॉर्टेंट है यार, 1498 में वास्को डिगामा जो थे, इन्होंने कैलीकट जो कि कहाँ पे जो केरला के कोस्ट में है कैलीकट, वहाँ पे रीच किया विद द हेल्प ऑफ अ गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। याद रखना भाई, वास्को डिगामा जो थे वो इंडिया आए थे, बट बार्थोलोमेस जो डायस जो थे वो गुड होप्स तक आए थे। तो ये हमने बात की अबाउट दी डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। उसके बाद जो पोर्तुगीज पावर है वो कैसे एस्टाब्लिश हुआ यार, उसके बारे में बात करें तो देखो 1498 में कौन आ गया था, वास्को डिगामा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे वास्को डिगामा ही है। उसके बाद यहाँ पे जो एस्टाब्लिशमेंट है पोर्तुगीज़ पावर का, उसके बारे में बात करें तो पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल जो थे वो 1500 में यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया, कहाँ पे, कैलीकट। याद रखना, सीए से कैब्रल, सीए से कैलीकट। कैलीकट पे फैक्ट्री खोलने वाला कौन था, कैब्रल। लेटर इसको अटैक किसने किया था, लोकल्स ने अटैक कर दिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो 1505 से 1509 तक ये फर्स्ट वाइस रॉय थे पोर्तुगीज इंडिया के। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया यार। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बा के क्यू जो थे वो 1509 से लेकर 1515 तक यहाँ पे एक तरह से वाइस रॉय थे। इन्होंने कैप्चर किया गोवा को। याद रखना, गोवा को कैप्चर करने वाला अल्फांसो दी अल्बा के क्यू। इन्होंने एबॉलिश कर दिया सती को, एनकरेज किया मिक्स्ड मैरिजेस को। तो जो गोवा को कैप्चर करेगा वही एबॉलिश करेगा सती को, वही कैप्चर मतलब वही एनकरेज करेगा मिक्स्ड मैरिजेस को। तो पहले कौन आया, कैब्रल। कैब्रल ने कैलीकट को कब्जा कर लिया। सी से कैब्रल, सी से कैलीकट। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा छोटा नाम है, तो छोटा वाला आदमी पहले आया, फिर बड़ा वाला आदमी बाद में आया, ठीक है। तो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर अल्बा के जो थे उन्होंने गोवा कैप्चर किया 1510 में, एबॉलिश किया सती को। उसके बाद नीनो दा कूना, कूना जो थे इन्होंने कोचिन टू गोवा कर दिया। कोचिन टू गोवा क्या कर दिया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। एंड बसीन एंड दीव को बहादुर शाह ऑफ गुजरात से कैप्चर कर लिया। ये सब के ऊपर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आने लगेगा चीज़ें क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कौन आया यार, है ना, कैब्रल। कैब्रल ने कैलीकट पे पहले फैक्ट्री सेट की। फिर अल्बा क्यों आया कि अल्मीडा आया, अल्मीडा आया, अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। फिर अल्बा के क्यों ने क्या किया, अल्बा के क्यों ने यहाँ पे गोवा को कैप्चर कर लिया, सती को एबॉलिश कर दिया, मिक्स्ड मैरिजेस जो हैं उसको प्रमोट किया। फिर कूना ने क्या किया, कैलीकट से यहाँ पे गोवा में शिफ्ट किया कैपिटल। बासेन एंड द्वीप को बहादुर शाह ऑफ गुजरात से ले लिया। पोर्तुगीज ट्रेड एंड पॉलिसीज़ की बात करते हैं। पहले तो पोर्तुगीज़ का जो ट्रेड मोनोपोली था वो स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड हॉर्सेस में था, कि इसी पर सिर्फ इसी चीज़ को यही ट्रेड करेंगे। इन्होंने कार्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो कि परमिट सिस्टम था भाई, कुछ शिप्स ही यहाँ पे आ पाएंगे समुद्र में। एंड 45 ट्रेडिंग जो पोर्ट्स थे उसको यहाँ पे इन्होंने
ट्रेडिंग पोस्ट को यहाँ पे फोर्टिफाई किया, किला बनाया, आसपास दीवार बनाया रहा है, गोवा में, दामन में, दीव में, कोचीन में, कन्नौर में। नेवल सुप्रीमेसी मतलब इन्होंने जो इजिप्शियन गुजराती फ्लीट है उसको 1507 में हरा दिया यार, है ना, जिससे जो पोर्तुगीज थे वो एक तरह से ऊपर उठ के आए। बाकी जो पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया की बात करें तो टेरिटोरियल एक्सपांसन के अंदर इन्होंने गोवा को कंट्रोल कर लिया था, दमन को, दीव को, है ना, दक्षिण को, पार्ट ऑफ मलाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट, हुगली, बंगाल में हुगली को कब्जा कर लिया था किसने, पोर्तुगीज ने। बाकी जो इंडियन पॉलिटिक्स में उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, लाइक डेक्कन सुल्तनत के साथ इनको अलाइड था, अलाइड बनाया इन्होंने, मराठास के साथ, मुगल्स के साथ, इनके साथ पावर स्ट्रगल्स था यार, है ना। दक्कन सुल्तान मुगल्स के साथ ये इनका एक तरह से मिले हुए थे, अब मराठास के साथ पावर स्ट्रगल इनका देखने को मिला। बाकी जो लास्टिंग प्रेजेंस है वो भी हमको देखने को मिला। पहले लोग जो आए थे दुनिया मतलब इंडिया में वो कौन थे भाई, पोर्तुगीज़, है ना। 1498 में वास्को डी गामा के आने से पहला यूरोपियन टू कम इन इंडिया इज़ पोर्तुगीज़ एंड लास्ट टू लिव इंडिया इज़ ऑल्सो पोर्तुगीज़। 1961 में गोवा को इंडिया ने एनेक्स किया, तभी इन्होंने पोर्तुगीज़ ने छोड़ा यार। बाकी जो पोर्तुगीज़ का सक्सेस था वो क्या कारण क्या था कि कोई स्ट्रॉन्ग इंडियन नेवी नहीं था उनको चैलेंज करने के लिए, है ना। डेक्कन एंड इंडियन जो नॉर्थ इंडिया वो फ्रेगमेंटेड था यार। चाइनीज़ एम्पायर जो था इनके शिप्स को रेस्ट्रिक्टेड शिप्स तो उधर नहीं जा पाए, इधर ही आ गए, है ना। नेवल टेक्नोलॉजी इनका अच्छा था, कैनन्स का इस्तेमाल करते थे, है ना। पोर्तुगीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनके अंदर वाइस रॉय या फिर गवर्नर होते थे जो 3 साल के टर्म के लिए काम करते थे, जो कि एंटायर पोर्तुगीज स्टेट को एशिया में कंट्रोल करता था यार। वेंडर डी फजेंडा, इस किसको बोलते थे, वेंडर डी फजेंडा जो है वो रिवेन्यू एंड फ्लीट डिस्पैच को मैनेज करता था। फोर्ट्रेस का कैप्टन होता था, मतलब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंडिविजुअल टेरिटरीज फॉर स्ट्रांग होल्ड फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना, उसको बोलते फोर्ट्रेस कैप्टन। बाकी इनका जो रिलीजियस पॉलिसी था बहुत ज़्यादा एक तरह से कट्टर थे, तो ये हॉस्टाइल थे टुवर्ड मुस्लिम, या इनिशियली ये टॉलरेंट थे टुवर्ड हिंदूज, बट बाद में ये एक तरह से, है ना, परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज देखने को मिला, मतलब फोर्स कन्वर्जन यार। 1560 में गोवा का जो इंक्विजिशन था जिसमें फोर्सली हिंदू कन्वर्ट किया गया क्रिश्चियनिटी के अंदर, तो ये तो एक तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा कट्टर थे। जिस स्टेट मुगल कोर्ट की बात करें तो अकबर इनवाइटेड जूसिस्ट जो कि 1580 के अंदर 1590 एंड 1595 में इनवाइट किया गया था। कोई कन्वर्जन नहीं किया जाएगा बट इन्फ्लुएंस किया इनके कोर्ट पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा। जहांगीर एंड क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ब्रीफ टॉलरेंस बट नो कन्वर्जन जहांगीर के समय। बाकी जो पोर्तुगीज़ पावर है इसका डिक्लाइन कैसे हुआ यार, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री चैलेंज। मराठास का जब राइज हुआ तो इन्होंने सेलशेट को कैप्चर कर लिया, बेसन को कैप्चर कर लिया इन 1739। मुगल एंड डच इंग्लिश का जो पावर था उसकी वजह से ही कमज़ोर होने लगे। ऑल्सो जो नेवल सुपीरियरिटी था उसको मेंटेन नहीं कर पाया यार। की स्ट्रेटेजिक पोर्ट लाइक इन्होंने हॉर्मूज को, सीलोन को, मलाक्का को, जो स्टेट्स थे पोर्ट्स थे उसको यहाँ पे इन्हें हार गए। रिलीजियस पॉलिसी जो फोर्स कन्वर्जन का जो पॉलिसी है, लाइक गोवा का इंक्विजिशन जो 1560 में हुआ, इसकी वजह से हॉस्टिलिटीज़ जो थे दोनों नाखुश थे मुस्लिम और हिंदूज इनसे, पोर्तुगीज़ से। ऑल्सो इकोनॉमिक डिक्लाइन की बात करें तो डिसऑनेस्ट ट्रेड मतलब पायरेसी जो होता था, डिक्लाइन ऑफ गोवा इंपॉर्टेंस आफ्टर विजयनगर फॉल, तो वो एक तरह से उसका इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ बिकॉज ट्रेड जो था उतनी ईमानदारी से नहीं करते थे पोर्तुगीज़ के लोग। बाकी जो यूरोपियन राइवलरी था, लाइक जो यूनियन विथ स्पेन से पोर्तुगीज़ जो है वो वीक हो गया जब स्पेन से साथ जुड़ा 1580 और 81 में, एंड डच एंड इंग्लिश ने ट्रेड को ओवरटूक कर लिया यार। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है पोर्तुगीज़ का, फर्स्ट यूरोपियन नेवल पावर था इंडिया के अंदर। इन्होंने कैनन इक्विप्ड शिप यहाँ पे लाए, नेवल फोर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें, इन्होंने इंस्पायर्ड किया मुगल्स को, मराठास को, सिख्स को इन आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ड्रिल्स। शिप बिल्डिंग जो है, मल्टी डेक शिप जो है वो इन्होंने सिखाया लोगों को, तो इंडियन शिप बिल्डर्स ने इसको अडेप्ट करना चालू किया। कल्चरल इम्पैक्ट भी था, लाइक जो पोर्तुगीज मिशनरीज थे इन्होंने पेंटिंग को प्रमोट किया, स्कल्पचर को, आर्किटेक्चर को, लाइक जो बेसिलिका और बोम्स जैसे जो गोवा में है वो भी पोर्तुगीज ने ही बनाया है। म्यूजिक गोवा एक तरह से इसका हब बना यार।
प्रिंटिंग प्रेस को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? पोर्तुगीज़ ने। पी से प्रिंटिंग प्रेस, पी से पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया। एंड कार्टोग्राफी जो कि मैपिंग का है कोस्टल एरियाज को, वो भी किसने इंट्रोड्यूस किया? पोर्तुगीज़ ने। सेवरल क्रॉप्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए क्रॉप्स, लगे भी याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछा गया। पोटैटो टोमेटो दोनों कहाँ से लाए गए? चिलीज। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटैटो टोबैको, है ना, पोटैटो टोमेटो, ये सब कहाँ से लाया गया? टमाटर आलू सब पोर्तुगीज़ ने लाया। चिली को भी पोर्तुगीज़ ने लाया, टोबैको को भी पोर्तुगीज़ ने लाया, काजू को भी पोर्तुगीज़ ने लाया, पाइनएप्पल को भी। मेन चीज़ तो है टोमेटो पोटैटो जो बहुत इस्तेमाल करते हैं, आलू प्याज, है ना, चिलीज मिर्ची टोबैको, ये सब किसने लाया? पोर्तुगीज़ ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका गया है भाई। डच इन इंडिया की बात करें तो देखो भाई, डच की एंट्री एंड सेटलमेंट्स की बात करें, पहला डचमैन इन ईस्ट कौन था भाई? कॉर्नेलिस डी हार्टमैन। ये 1596 में, डच मतलब यहाँ पे ये नेदरलैंड के लोग थे। डच जो होते हैं वो कहाँ के लोग होते हैं? नेदरलैंड के लोग, है ना। सुमात्रा एंड बांथम को ये रीच किए ईस्ट के अंदर। फिर जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने डच जो थे वो इंडोनेशियन रीजन में यहाँ पे मेन रूल किए इन्होंने। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था 1602 में फॉर्म्ड हुआ। इट गिव पावर टू वेज वॉर, मेक ट्रीटीज एंड एक्वायर लैंड्स। फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया जो डच का बना था वो मसूलीपट्टनम में बना था भाई, आंध्र प्रदेश। और द डच फैक्ट्रीज जो थे पुलिकट दैट इज 1609, सूरत 1616, चिंसुरा इन 1653, पटना में बनाया गया, कोची में बनाया गया। बाकी जो ट्रेड आइटम्स जो ट्रेड करते थे, इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क, सॉल्ट पीटर, ओपियम एंड राइस। नेक्स्ट यहाँ पे जो एंग्लो डच राइवलरी है, एंग्लो मीन्स इंग्लिश जो इंग्लैंड के लोग थे, एंड जो डच मतलब जो नेदरलैंड के लोग थे, इनके बीच में जो राइवलरी था, जो लड़ाई थी, उसके बारे में बात करें तो एम्बोना मासेकर जो है 1623 में देखने को मिला, जहाँ पे डच ने 10 इंग्लिश मैन को किल कर दिया एंड 9 जापानीज़ को किल कर दिया, जिसकी वजह से जो राइवलरी है और भी ज़्यादा बढ़ गया। 1667 में यहाँ पे ट्रीटी साइन किया गया, जहाँ पे ब्रिटिश को इंडोनेशिया छोड़ने पे बोला गया एंड डच ने विड्रू किया फ्रॉम इंडिया। मेन डच फोकस जो था वो स्पाइस ट्रेड इन इंडोनेशिया पे फोकस था, इनका रूल करने का कोई मोटिव नहीं था, बट जो इंग्लैंड थे उनका तो एक तरह से रूल करने का मोटिव था यार। बाकी जो डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया की बात करें तो जो एंग्लो डच वॉर है 1672 से 74 में, जहाँ पे इंग्लिश रिटेलिएट किए अगेंस्ट द डच ट्रेड अटैक। शुरुआत में डच जीत रहे थे, फिर बैटल ऑफ फुगली हुआ जहाँ पे इंग्लिश ने डिफीट कर दिया डच को। देखो 1759 में हरा दिया, उसके बाद जिससे जो इंडियन एम्बिशन था इनका खत्म हो गया। देखो इसी समय यहाँ पे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 2 साल बाद इनको बैटल ऑफ फुगली में हरा दिया। फिर डच ने अपना शिफ्ट जो था वो इंडोनेशिया पे फोकस किया ओवर इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ब्रिटिश इन इंडिया की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रिटिश जो कि रूल किए इन्होंने 250 साल का अप्रॉक्स, तो इसके बारे में बात करें तो जो ब्रिटिश है, सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी यार एक कंपनी के तौर पे आया था। क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर रिलीज़ किया 1600 में, जिसमें यहाँ पे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो इंग्लैंड का एक कंपनी था। 15 साल के लिए पूरा ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ, और टू दी ईस्ट यहाँ पे बोला गया, मेन इंडिया नहीं पूरा ईस्ट बोला गया। बाकी जो राइवलरी विद पोर्तुगीज एंड डच की बात करें तो इनका जो लड़ाई था पोर्तुगीज और नीदरलैंड के लोग के साथ था ही था। फोकस शिफ्टेड टू इंडिया फॉर टेक्सटाइल एंड कमोडिटीज़ यार। अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट की बात करें तो पहले तो कैप्टन हॉकिंस जो थे 1609 में एक तरह से फैक्ट्री जो है सूरत में एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। पहले आने वाला कौन था? कैप्टन हॉकिंग। उसके बाद जो थॉमस बेस्ट है 1612 में इन्होंने डिफीट किया पोर्तुगीज़ को एंड सिक्योर्ड किया अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। 4 साल बाद पहले हॉकिंग्स थे वो सफल रह गए थे, थॉमस बेस्ट जो थे वो बेस्ट थे वह लड़ाई में आ गए और इन्होंने एक सेटअप कर दिया। उसके बाद थॉमस रो है, रो बी पहले आता है फिर रो आता है, ठीक है। रो का बहुत इंपॉर्टेंट है, ही सिक्योर्ड प्रिविलेजेस फॉर सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज इन आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच, ठीक है। सो ये याद रखना यार, है ना। एक फरमान, एक तरह से फरमान नहीं बोलेंगे, एक तरह से प्रिविलेज इनको मिला कि फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच में सेटअप कर सकें। बेस्ट जो थे वो फैक्ट्री बना पाए सिर्फ सूरत में और 3 जगह में, आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच में। कौन है? थॉमस रो, सर थॉमस रो। 3 वर्ड है तो 3 जगह पे। मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज एक मेजर इंग्लिश सेटलमेंट था साउथ में, याद रखना साउथ में सेंट जॉर्ज है। एंड हमारे पास
जो कोलकाता वहाँ पे फोर्ट विलियम मतलब सॉरी जॉर्ज जो है मतलब साउथ में जो है वो जॉर्ज है, एंड फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पे है, कलकत्ता में है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपांसन इन बंगाल कैसे एक्सपांड किया यार, तो हुगली में जो फैक्ट्री बनाया गया था इनके द्वारा 1651 में, एक तरह से इट सिक्योर ट्रेड राइट्स फ्रॉम शाह सुजा जो कि बंगाल के उस समय गवर्नर थे 1651 में, उनसे यहाँ पे ट्रेड राइट लिया यहाँ पे हुगली में फैक्ट्री बना के। बाकी जो जॉब चार्नोक है इन्होंने 1690 में एस्टेब्लिश किया है ना कलकत्ता को, है ना। जॉब चार्नोक जो थे इन्होंने एक तरह से सुतनती, गोविंदपुर एंड कालीकटा ये तीनों को मिला के कलकत्ता को यहाँ पे एस्टेब्लाइज किया, जहाँ पे फोर्ट विलियम्स बनाया यार 1700 में। फिर फर्रुख का फरमान जो था वो इम्पोर्टेंट है 1715 में, ठीक है। यहाँ पे कस्टम फ्री ट्रेड करेंगे बंगाल में ये बोला गया, 3000 एनुअल पेमेंट करके। कंपनी इशू दस्तक पासेस फॉर गुड्स, तो दस्तक किसने इशू किया यार, फर्रुखशियार ने। फरमान किसने रिलीज किया, फर्रुखशियार ने। ट्रेड एग्जाम्पशंस यहाँ पे सूरत, गुजरात एंड हैदराबाद में दिए गए कंपनी को। कंपनी कॉइन्स जो थे वो सर्कुलेट किए गए इन मुगल एम्पायर यार। फर्रुखशाह का फरमान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कस्टम फ्री ट्रेड है ना, दस्तक इशू किए गए, सूरत, गुजरात एंड हैदराबाद में ट्रेड एग्जाम्पशंस किए गए, कॉइन्स जो थे वो सर्कुलेट हुए। बाकी मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज की बात करें तो 1708 में राइवलरी की बात करें, देखो एक न्यू कंपनी बना भाई 1698 में, बट वो फेल्ड हो गया। फिर दोनों को मर्ज कर दिया कि 1708 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड है ना, ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। जो यूनाइटेड कंपनी है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, यूनाइटेड कंपनी जो था वो ईस्ट इंडीज़ में यहाँ पे ट्रेड करेगा। एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंच इन इंडिया की, देखो भाई फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर इन इंडिया की बात करें तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था, है ना। एंड इट इज़ फाउंडेड बाय कॉलबर्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ लुइस दी 14 के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाया गया इनके द्वारा, सूरत में, है ना, बाई फ्रांकोइस कोरोन। फ्रांकोइस कोरोन ने पहला फैक्ट्री जो है फ्रेंच का कहाँ पे बनाया, सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ जो डच है वो कहाँ बना था, मसूलीपट्टनम में। एंड पोर्तुगीज़ का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बना था यार, फर्स्ट फैक्ट्री कैलिकट में। सर थॉमस रो इनका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने 3 जगह को यहाँ पे सेटअप किया फैक्ट्रीज। सो फ्रेंच के अंदर हम बात कर रहे थे यार, फैक्ट्री जो था मसूलीपट्टनम में इन्होंने भी बनाया। फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम किसने बनाया था, डच ने। फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम बाई मार्सारा। 1673 में यहाँ पे चंद्र नागौर जो है बंगाल के अंदर, है ना, यहाँ पे ग्रांट किया गया सिस्ता खान। चंद्र नागौर ग्रांटेड बाय सिस्ता खान जो कि मुगल बंगाल थे, उन्होंने चंद्र नागौर को फ्रेंच सेटलमेंट के लिए दे दिया यार, बंगाल में है ये। अर्ली सेटबैक्स मतलब शुरुआत में 1688 में वॉर जो था वो डच एंड फ्रेंच के बीच में देखने को मिला, जिसके डच ने कैप्चर कर लिया पौंडीचेरी को। फिर 1697 में ट्रीटी ऑफ रिस्विक डिस्टोर्ड किया पौंडीचेरी को, फ्रेंच को वापस मिल गया। बट जो डच थे दे हेल्ड इट टिल 1699। फिर जो वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन हुआ जिसमें फ्रेंच को यहाँ पे छोड़ना पड़ा सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बैंथम को। बाकी जो फ्रांकोइस मार्टिन का जो डेथ था 1706 में, उसके से फ्रेंच का जो पोजीशन था वो कमज़ोर होने लगा। पौंडीचेरी जो मेन नर्व सेंटर था यहाँ पे फ्रेंच पावर का, यहाँ पे 1673 में शेर खान लोदी जो कि बीजापुर के गवर्नर थे, उन्होंने ग्रांट किया लैंड फॉर पौंडीचेरी, किसको, फ्रांस को। फ्रांकोइस मार्टिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनालिटी थे। 1674 में इन्होंने डेवलप किया पौंडीचेरी को एज अ फ्रेंच स्ट्रॉन्ग होल्ड। अदर सेटलमेंट इनका माहे में सेटलमेंट था, कैरिकाल में, बालासोर में, काजिम बाजार। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेंच कंपनी की बात करें तो 1720 में यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया गया था परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़, जो कि एक तरह से स्ट्रेंथ को रिवाइव करने के लिए।
1720 टू 1742 में गवर्नर जो लिनोर थे एंड दुमास ने स्ट्रेंथन किया फ्रेंच सेटलमेंट को। फ्रेंच बेसिस जो थे वो मॉरिशियस में बनाए गए, रियूनियन आइलैंड में, जिससे इंडिया के अंदर जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ा। बाकी जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी है, जिसको हम कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस की बात करें तो रिफ्लेक्ट करता है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, दुनिया में जो इनका लड़ाई हो रहा है वो इंडिया में भी होने लगा, लाइक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, 7 ईयर वॉर्स। तो दोनों का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था इंडिया में एक तरह से ट्रेड से बाहर चलने लगा, लड़ाई होने लगा। साउथ इंडिया में यहाँ पे 1740s में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया ड्यू टू जो ओल्ड निज़ाम असफ जाह जो थे वो मराठास के साथ लड़ने लगे थे डेक्कन में। ऑल्सो जो कोरामंडल कोस्ट था उसमें कोई स्ट्रांग रूलर की कमी थी, इसलिए साउथ इंडिया में एक तरह से इंस्टेबिलिटी था। ऑल्सो जो हैदराबाद का जो ओपन पावर स्ट्रगल था वो एक तरह से यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा। मराठास एंड पेशवा पुणे इन्फर्ड इन, है ना, तमिल एंड कर्नाटका रीजन इसमें घुसने लगे, तो इसकी वजह से जो था फ्रेंच भी यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगे पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स में। जो 3 कार्नेटिक वॉर था जो कि 1746 से 1763 तक चला था, डिसाइडेड दैट द ब्रिटिश नॉट द फ्रेंच वुड डोमिनेट इंडिया। अब ये कार्नेटिक वॉर बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स में फिक्स है, इंपॉर्टेंट है। 3 कार्नेटिक वॉर को याद रखना। सबसे पहला फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यार, ये 1740 से 1748 तक 8 साल चला था अदियार के अंदर। किसके किसके बीच में, पार्टीज कौन था, जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, डुप्लेक्स जो थे फ्रांस के थे, तो डुप्लेक्स और अनवरुद्दीन खान, ना, मेजर स्ट्रिंजर एंड लॉरेंस, है ना, दोनों एक तरह से यहाँ पे अनवरुद्दीन खान और यहाँ पे ब्रिटिश एक साइड थे और फ्रेंच अपोजिट साइड थे। यहाँ पे इसका कॉज क्या था, जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पे डुप्लेक्स और लॉरेंस, स्ट्रिंजर लॉरेंस एंड अनवरुद्दीन खान के बीच में यहाँ पे लड़ाई हुआ, इन दोनों के, इनके और इनके बीच में। बैटल ऑफ अदियार जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला। बैटल ऑफ सेंट थॉम, ये याद रखना भाई। फर्स्ट काइनेटिक वॉर इज रिलेटेड टू, देखो वॉर जो होता है सालों साल चलता है, बैटल एक पर्टिकुलर 2-3 दिन चलता है, तो ये बैटल ऑफ सेंट थॉम जो है फर्स्ट काइनेटिक वॉर में हुआ था। बैटल ऑफ अदियार जो है फर्स्ट काइनेटिक वॉर में हुआ था। इसमें कौन जीता, है ना, एक तरह से इनकन्क्लूसिव था, कोई जीता नहीं, बट इसमें ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपेले साइन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है 1748 में, एक 1748 में। तो एक तरह से ये आई ओपनर था फॉर यूरोपियन कि एक स्मॉल डिसिप्लिन यूरोपियन आर्मी कैन डिफीट लार्जर इंडियन आर्मी आर, एक प्रकार से थोड़ा सा हावी हो रहे थे, फ्रेंच के छोटे से लोग थे, बट यहाँ पर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा रोज रोज पढ़ते जाओगे तो एक साल बाद बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे यार। तो ये फर्स्ट काइनेटिक वॉर में 2 चीज़ याद रखना, डुप्लेक्स था इधर, एक्सला चैपेले साइन किया गया फर्स्ट काइनेटिक वॉर में, बैटल ऑफ अदियार एंड बैटल ऑफ सेंट थॉम। उसके बाद सेकंड काइनेटिक वॉर जो है 1749 से 54 के बीच में एम्बर में हुआ था, बैटल ऑफ एम्बर एंड सीज ऑफ आरकोट, ये दोनों जो है बैटल्स इसमें हमको देखने को मिले। किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद, यहाँ पे कोई मतलब देखो भाई यहाँ पे भी, यहाँ पे इंग्लिश भी है इधर, यहाँ पे फ्रेंच है ना, मोहम्मद अली अनवरुद्दीन एंड जो नासिर जंग थे इंग्लिश के साइड, एंड चंदा साहेब मुजफ्फर जंग जो कि फ्रेंच के साथ, फ्रेंच की तरफ से लड़े। सक्सेशन डिस्प्यूट एट कार्नेटिक एंड हैदराबाद, बैटल ऑफ अंबर एंड सीज ऑफ आरकोट यहाँ पे देखने को मिला। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन किया गया 1754 में, एंड इंग्लिश जो था एक तरह से एज था ओवर फ्रेंच। यहाँ पे बिकम एविडेंट दैट काउंटरेंस ऑफ इंडियन अथॉरिटी, है ना, काउंटरेंस ऑफ इंडियन अथॉरिटी वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर यूरोपियन सक्सेस। ठीक है, जब इसमें ये समझ आएगा कि भाई यहाँ पे भारतीय के लिए सहायता मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है जीतने के लिए, ये सेकेंड काइनेटिक वॉर में समझ आ गया। थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था, वंडवासी, जिसको अब बैंडीवॉस भी बोलते हैं, तो ये 1758 से लेकर 63 तक चला था यार। 7 ईयर यूरोप, जो 7 ईयर वॉर होता है यूरोप, उसके वजह से ये हुआ। तो काउंट डी लैली जो थे फ्रेंच के, वो लड़ाई लिया विद आयरी कूट जो कि ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया 1763 में। कोई फर्दर फ्रेंच फोर्टिफिकेशन नहीं किया जाएगा, ओनली फंक्शन किया जाएगा इनको एज अ ट्रेडिंग सेंटर, ये बोला गया। यहाँ पे ब्रिटिश जीत गए यार, थर्ड कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिश जीत गए। उसके बाद डेन्स की बात करें, ठीक है, डेन्स जो थे वो आयरलैंड से आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ था 1616 में। फैक्ट्री इन्होंने ट्रिवेंकोवर जो तमिलनाडु में है वहाँ पे सेटअप किया, है ना, एंड श्री रामपुर बंगाल में। तो पहला फैक्ट्री देखो, पहला फैक्ट्री पोर्तुगीज का कहाँ पे था भाई, कैलीकट में। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच कहाँ पे था, मसूलीपट्टनम में। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ जो फ्रेंच था, फ्रेंच का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे था,
फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में था फ्रांस का यार, और इंग्लिश का भी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे था, सूरत में, ठीक है। डेंस का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे था, ट्रैंकूवर के अंदर। एंड 1845 में डेनिश सेटलमेंट जो था वो बेच दिया गया ब्रिटिश को। एंड दे आर नोन फॉर देयर मिशनरी एक्टिविटी, मेन जो था कॉमर्स पे ये विश्वास नहीं करते थे, जनरली मिशनरी एक्टिविटीज़ धर्म को यहाँ पे फैलाते थे ये। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें वाई ब्रिटिश सक्सीड, बाकी जो यूरोपियंस थे उसे ब्रिटिश क्यों जीत गए यार। तो इनका यहाँ पे पहले तो एक डेट मार्केट एंड फाइनेंशियल वॉर जो था उसको यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया, बिकॉज जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था 1694 में, इट अलाउड टू सेल गवर्नमेंट डेट टू फंड वॉर, है ना, गवर्नमेंट डेट लेके यहाँ पे लड़ाई लड़ सकता है ये बोला गया। हायर मिलिट्री स्पेंडिंग था यार इनके पास फ्रांस और स्पेन के द्वारा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस इनको फेस करना पड़ा और इंग्लिश को फेस नहीं करना पड़ा। फ्रांस जो था वो बैंकक्रप्ट हो गया भाई 1694 से लेके 1812 में, जो मोनार्क एंड नेपोलियन के अंदर, इसीलिए ये हार गया फ्रांस वाले। बाकी जो रीजनल जील था वो भी कम था, मतलब लेस फोकस्ड ऑन फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, है ना, ब्रिटिश जो था वो उतना फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन करने की फोकस नहीं करता था, लाइक ब्रिटिश जो पोर्तुगीज एंड स्पेनिश थी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। एंड दैट्स वाई ब्रिटिश जो थे वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थे टू द इंडियन रूलर्स एंड पीपल्स। बाकी एक स्टेबल गवर्नमेंट था यार ब्रिटिश के अंदर, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिला था, एक्सेप्ट कुछ ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस आए थे, है ना, बाकी समय ठीक था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था इनके अंदर। अनलाइक जो फ्रांस था वहाँ पर रिवॉल्यूशन देखने मिला, नेपोलियनिक वॉर देखने को मिले, ब्रिटेन थोड़ा सा स्टेबल था। डच एंड पोर्तुगीज जो थे वो कमज़ोर हो गए लॉन्ग वॉर्स में यार, लाइक 80 साल का जो वॉर था, बैंकरप्सी जो है इनके लिए एक तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ा। मिलिट्री स्किल्स भी अच्छा था यार ब्रिटिश का, डिसिप्लिन आर्मी था, लाइक दे आर हाईली ट्रेंड यार, डिसिप्लिन सोल्जर्स जो थे, सुपीरियर स्ट्रेटेजी के साथ ये लड़ते थे, बेटर टेक्नोलॉजी था, टेक्टिक जो था स्मॉलर ब्रिटिश फोर्स को यहाँ पे, है ना, मतलब स्मॉल ब्रिटिश फोर्स जो है वो डिफीट कर पाता था लार्जर आर्मीज़ को। बाकी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ, से ब्रिटिश को एक टेक्नोलॉजिकल एज मिला यार, लाइक यहाँ पे स्पिनिंग जेनी जो है ना, स्पिनिंग जेनी जो है, स्टीम इंजन जो है, पावर लूम बोस्टेड जो है, पावर लूम जो डिस्कवरी हुआ, इससे ट्रेड एंड इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। बाकी जो नेवल सुपीरियरिटी है, लाइक जो जहाज़ बनाने की जो कला है इनकी अच्छी थी, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी है लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस फ्लीट ये बनाते थे यार। इन्होंने जो स्पेनिश आर्माडा है उसको डिफीट किया, फ्रेंच को भी डिफीट किया एट ट्राफालगार। फास्ट था इनका, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर थे ये, शिप जो था वो डोमिनेट करता था इंडियन ओशियन को, वोटियर वाटर्स को, तो इसकी वजह से भी जीतने लगे। ऑल्सो जो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जो ट्रेडिंग कंपनी की बात करें, देखो भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, इसमें शेयर होल्डर्स होते थे जो कि इंटरेस्ट ड्रिवन होता था, यानी कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसके अंदर देखने को मिलता था। बट जो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज कंपनीज की बात करते हैं यार, स्टेट कंट्रोल यार, है ना, फ्यूडलिस्टिक थे ये, है ना, कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ ऑटोनॉमी की वजह से यहाँ पे पोर्तुगीज एंड फ्रेंच जो है एक तरह से पब्लिक कंपनी बोल सकते हो, ये प्राइवेट कंपनी बोल सकते हो। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी में आप समझ लो HDFC ज़्यादा खतरनाक सर्वर रखता है कि SBI यार, तो सिंपल से नियम है। इस प्रकार से हमारे पास क्यों ब्रिटिश जीते भाई ये हमने समझा, ये हमने बात की अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की। अब हम बात करेंगे अबाउट जो क्वेश्चंस हैं जिससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चंस करते हैं यार जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है उससे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर क्वीन चार्टर ऑफ 1600 नो अदर ट्रेडिंग कंपनी इन यूरोप एक्सेप्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड विद ईस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। देखो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इसमें बोला गया है क्वीन चार्टर के अंदर नो अदर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जो थे वो इंग्लैंड के रूलर थे, इन्होंने बोला कि कोई अदर जो कंपनी है इंग्लैंड से, ठीक है, नो अदर कंपनी इन इंग्लैंड, ठीक है, नॉट यूरोप, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बाकी जो कंपनीज है लाइक जर्मनी फ्रांस, उनको ये प्रिवेंट नहीं करते रॉयल चार्टर यार, इंग्लैंड के अंदर कोई और कंपनी यहाँ पे ईस्ट के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, दिस इज इंग्लैंड नॉट यूरोप। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू एंटर इंडिया थ्रू वेस्टर्न कोस्ट। यार वेस्टर्न कोस्ट मतलब क्या, ईस्ट कोस्ट से यहाँ पे पहला जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। नहीं भाई, ये कौन थे भाई, पोर्तुगीज वास्को डिगामा जो थे वो 1498 में यहाँ पे आए थे यार। एंड ये वास्को डिगामा कौन थे, पोर्तुगीज थे। तो करेक्ट हमसे पूछा था, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 2 है
है ना, विच यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री इन 1606 इन मसूलीपट्टनम एंड ऑब्टेन कंसेशन इन पुलिकट इन 1610। तो ऐसा कौन सा कंपनी है जिसने एक तरह से फर्स्ट फैक्ट्री, देखो भाई ब्रिटिश का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे था, सूरत में था। डच का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे था, मसूलीपट्टनम में। फ्रेंच का कहाँ पे था, सूरत का। और पोर्तुगीज़ का था कैलीकट में। तो जो डच थे उन्होंने पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1606 में यहाँ पे बनाया था। उसके बाद कंसेशन जो थे वो पुलिकट के अंदर, फिर दूसरा फैक्ट्री जो है वो पुलिकट में बना लिया। जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा थे उनसे इन फरमान इन्होंने ऑब्टेन कर लिया था 1606 में, है ना। एंड जो मसूलीपट्टनम रीजन है वॉज फेमस फॉर इट्स जो फाइन चिट्स है उसके लिए फेमस था, जो कि साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा महंगा था। इसीलिए यहाँ पे डच ने यहाँ पे पहला फैक्ट्री यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में इसको रखे थे। तो डच था, ये इसका आंसर हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3 है द बैटल ऑफ सवाली इन 1612 मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ पोर्तुगीज डोमिनेंस इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज दैट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बैटल। बैटल ऑफ सवाली के बारे में बात करना है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, ये बिल्कुल सही है भाई, बिकॉज देखो बैटल ऑफ सवाली जो है वो एक नेवल एंगेजमेंट हमको किसी के बीच में देखने को मिला है, ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज़ के बीच में, है ना। एक तरह से इसने पोर्तुगीज़ को यहाँ पे इस देश से एक तरह से इनका जो इन्फ्लुएंस था उसको कम कर दिया, एंड एक तरह से ब्रिटिश इसमें जीत गए थे। एंड इन्होंने सिक्योर किया जहांगीर से फरमान, जिसमें जीतने के बाद कि आप सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट बना सकते हो। दैट लेड द फाउंडेशन फॉर ब्रिटिश यार। सो दिस इज़ करेक्ट। बाकी जो एक्सपल्शन है ब्रिटिश फ्रॉम दीव, देखो दीव में, दीव से पोर्तुगीज़ जो है डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपेल नहीं हुए, है ना, वो कंट्रोल रखे थे अपने पास, है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। द डच गेनिंग कंट्रोल ओवर द स्पाइस आइलैंड, ये गलत है भाई। बैटल ऑफ सवाली डज नॉट इन्वॉल्व डच यार। द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश एंड मुगल एम्पर जहांगीर, देखो जो बैटल ऑफ सवाली है इट लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश फैक्ट्री इन सूरत, है ना, परमिशन ऑफ जहांगीर के साथ। बट कोई फॉर्मल यहाँ पे साइन नहीं किया गया था कि यहाँ पे जहांगीर के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं किया गया था, फरमान मिला था, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए। ना कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स की बात करते हैं। बैटल ऑफ सवाली तो बात कर ली, देखो यहाँ पे जो बैटल ऑफ दीव है वो 1509 में हुआ था, जहाँ पे पोर्तुगीज़ विक्ट्री हुई, जिसके से पोर्तुगीज़ का डोमिनेंस देखने को मिला इंडियन ओशियन में। बैटल ऑफ हुगली जो है 1632 में हुआ था, जहाँ पे मुगल विक्ट्री, जिसकी वजह से पोर्तुगीज़ जो थे वो बंगाल से चले गए। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो डच वॉर, एंग्लो मतलब इंग्लिश एंड डच मतलब नेदरलैंड के जो लोग थे, इसमें यहाँ पे जो वॉर हुआ इसमें मिक्स रिजल्ट था यार। इट इज इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, जिसने जो कंट्रोल था ट्रेड रूट को उसको अफेक्ट किया। उसके बाद बैटल ऑफ चालोचल जो है ये 1741 में हुआ, जहाँ पे ट्रैंकूवर जो है वो विक्ट्री किया गया एंड डिक्लाइन देखने को मिला इसकी वजह से डच इन्फ्लुएंस का इंडिया में। ट्रैंकूवर जो था एक तरह से डच का सेंटर था, वहाँ पे जीत गए। उसके बाद बैटल ऑफ चुंदालोर जो है ये 1783 में हमको देखने को मिला, ये इनकन्क्लूसिव था एंड ये ब्रॉडर एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से उसका पार्ट था। ये ख़त्म हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में था। बैटल ऑफ कंडलोर इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिडर दी फॉलोइंग रिगार्डिंग डेन। डेन्स जो थे वो कहाँ, कौन से कंट्री के थे भाई, ये डेनमार्क के थे। दे एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट मसूलीपट्टनम, देखो भाई इनका जो पहला ट्रेडिंग पोस्ट था, डेन्स आर मेनली इन्वॉल्व इन मिशनरी एक्टिविटी। पहला जो ये ट्रेडिंग पोस्ट जो बनाया था इन्होंने वो ट्रेवनकूवर में बनाया था यार, त्रिवेनकोर जिसको हम बोलते हैं, ट्रैवनकूवर में बनाया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। मसूलीपट्टनम में पहले किसने बनाया था, डच ने बनाया था। द डेन वेयर बेटर नोन फॉर देयर कमर्शियल वेंचर्स, नो भाई ये ज़्यादातर मिशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। देयर प्रिंसिपल सेटलमेंट वॉज एट श्री रामपुर नियर कलकत्ता, इनका प्रिंसिपल सेटलमेंट कहाँ पे था, श्री रामपुर। यस बिल्कुल यार, डेन जो थे जो यहाँ पे डेनमार्क से थे, इनका मेन जो जगह था, ये मेजर सेंटर जो था वो श्री रामपुर था, जो कि कलकत्ता के पास में है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 3, ओनली 1 स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्तुगीज रूल, हमको बात किसी करनी है पोर्तुगीज रूल इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर नीनो डा कूना। कूना के समय क्या हुआ, तो आपको क्लोनोलॉजी की बात करूँ तो सबसे पहले कौन आया था भाई, कैब्रल।
कैब्रल ने क्या किया, कैलीकट में यहाँ पे पोस्ट बनाया। कैब्रल के बाद क्या आया, एल्मीडा। एल्मीडा के बाद कौन आया, अल्बा की क्यू। अल्बा की क्यू के बाद कौन आया, कूना। तो कैलीकट में सेंटर बनाया कैब्रल ने, ठीक है। सो रिलोकेशन ऑफ हेड क्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। कोचीन टू गोवा किसने किया था, कोचीन टू गोवा यहाँ पे जो है ना वो कैब्रल ने किया था, ठीक है। अल्मीडा ने मेन जो था ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से जाना जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से। अल्बा क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ की वजह से जाना जाता है भाई, गोवा को यहाँ पे कैप्चर किया, एबॉलिशन ऑफ सती एंड जो मिक्स्ड मैरिजेस उसको प्रमोट किया अल्बा के क्यों ने। तीन चीज़ है अल्बा के क्यों बारे में। सो रिलोकेशन ऑफ हेड क्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। कोचीन टू गोवा किसने किया था, कैब्रल ने, बिल्कुल सही बात है। जो आइलैंड ऑफ बेसिन था उसको भी एसेट कर लिया था, खींच ले लिया था, ये भी सही बात है। एबॉलिशन ऑफ सती के लिए किसको जाना जाता है, अल्बा के क्यू। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, सो ये भी गलत हो जाएगा। जो एक्विजिशन ऑफ गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, ये भी किसने किया था भाई, अल्बा के क्यू ने। तो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा 5 का ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल कंसीक्वेंस रिगार्डिंग द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। सबसे पहले कौन आया था भाई, पोर्तुगीज। बच्चों को पता है पहला कौन आया था, पोर्तुगीज, तो ये हमारे पास हट जाएगा। 2 और 1 को देखना है, डच उसके बाद आएगी, इंग्लिश उसके बाद आया। तो भाई पोर्तुगीज के बाद कौन आया, डच आया। पोर्तुगीज के बाद कौन आया भाई, डच आए। डच के बाद कौन आया, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद कौन आया, डेन्स। फिर लास्टली कौन आया, लास्ट फ्रेंच आए भाई। सो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे जो पोर्तुगीज थे वो कब आए भाई, पोर्तुगीज जो थे पहली बार इन्होंने यहाँ पे वास्को डी गामा 1498 में जो आए थे। प्लेस की बात करें तो किस प्लेस में यहाँ पे इन्होंने लैंड किया, कैलीकट, केरला। उसके बाद डच की बात करें तो डच जो है 1602 में आए थे और इन्होंने यहाँ पे पहला जो फैक्ट्री बनाया मसूलीपट्टनम में बनाया, आंध्र प्रदेश। उसके बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश जो थे 1608 में आए यार, गुजरात के अंदर इन्होंने लैंड किया, सूरत में पहला फैक्ट्री बनाया। एंड जो डेन्स थे, डेन्स ने यहाँ पे ट्रैनकूवर तमिलनाडु में 1616 में आए एंड ट्रैनकूवर तमिलनाडु पहला फैक्ट्री बनाया। एंड फ्रेंच जो थे वो लास्ट यहाँ पे 1664 में आए थे, इन्होंने पौंडीचेरी में अपना हब बनाया, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री दोनों यहाँ पे जो डच और इंग्लिश दोनों थे, देखो डच तो मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री बनाया था, फ्रेंच ने और इंग्लिश ने फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में बनाया था, बट है ना फर्स्ट फैक्ट्री जो था वो सूरत में बनाया था। ये मेन चीज़ रखना, लैंड कहाँ पे हुए थे, पौंडीचेरी में। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है यार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वॉज सेटअप इन 1651। इंग्लिश का पहला फैक्ट्री, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल, ठीक है, वो कब सेटअप किया गया था भाई, 1651 में। ये बिल्कुल सही बात है ना, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो था वो बैंक ऑफ हुगली नदी के बगल में बनाया गया था। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश कहाँ पे बनाया गया था, सूरत में, लेकिन बंगाल के अंदर फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है 1651 में बनाया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज है ना बेस जो था वो कंपनी का ट्रेडर को यहाँ पे फैक्ट्री के नाम से जाना था, जिनका बेस था उसको फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1651 का डेट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। जमींदारी राइट्स फॉर द विलेज ऑफ कलीकटा वेयर प्रोवाइडेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय मुर्शिद कुली खान। देखो भाई मुर्शिद कुली खान ने जमींदारी राइट्स प्रोवाइड किया था क्या, नहीं। इसमें क्या हुआ था, जो जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने जो मुगल ऑफिशियल्स है उसको ब्राइब दिया था, घूस दिया था, है ना, कि ये हमको क्या दें, है ना, जमींदारी राइट्स दें। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने। सो दिस इज इनकरेक्ट।
Mughal Emperor Aurangzeb Farman empowered British trader to carry on private trade without paying taxes in Bengal only. देखो भाई, मुगल एम्परर जो औरंगजेब थे, इन्होंने फरमान इशू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि वो राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल, है ना। ऑफिशियल्स जो थे ये इधर से जो एंगेज करे थे प्राइवेट ट्रेड में, उनको ड्यूटी करना है, ठीक है। प्राइवेट ड्यूटी, कैरी ऑन प्राइवेट ड्यूटी विदाउट पेइंग टैक्सेस नहीं। इन्होंने बोला कि आप एंगेज कर सकते हो ऑफिशियल, है ना, कंपनी का जो है ना, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बट नॉट प्राइवेट ट्रेड। बट अगर प्राइवेट ट्रेड करते हैं तो उसमें टैक्स देना पड़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा ओनली वन, आंसर जाएगा 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रेंच प्रेजेंस इन इंडिया। द फ्रेंच पावर इन इंडिया रीच्ड इट जेनेट ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ डुप्लेक्स। बिल्कुल सही बात है, जब डुप्लेक्स राज करते थे तो गवर्नर जो मतलब फ्रेंच का एकदम ना पीक पे थे। इनका जो इन्फ्लुएंस था, स्ट्रेटेजी का इन्फ्लुएंस जो था इंडियन रूलर्स पे, मिलिट्री कैंपेन जो थे, बहुत अच्छा था भाई डुप्लेक्स का। बाय द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी द फ्रेंच एंड इंग्लिश फोर्स्ड, है ना, द फ्रेंच एंड इंग्लिश फोर्स एग्रीड टू नॉट इंटरफेयर इन एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडियन प्रिंसेस। बिल्कुल सही बात है। जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था, उसके वजह से जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स की वजह से जो ट्रिगर्ड हुआ था कार्नेटिक एंड हैदराबाद में, जिसकी वजह से, है ना, जो सपोर्ट जिसको मिला था राइवल्स को, इसीलिए ये हुआ था। तो फ्रेंच एंड अंडर डुप्लेक्स एंड जो चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग थे, जो कि ब्रिटिश की तरफ से थे, मतलब ये मतलब डुप्लेक्स जो था, जो कि चंदा साहब सपोर्ट करते थे, मुजफ्फर जंग सपोर्ट करते थे। उसके बाद जो ब्रिटिश थे उनको मोहम्मद अली एंड नज़ीर जंग सपोर्ट करते थे। दोनों में यहाँ पे देखा कि अब हम यहाँ पे जो वॉर जब इंड हुआ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जब साइन हुआ, तो यहाँ पे इंग्लिश जो थे एंड फ्रेंच जो एग्री हुए कि हम यहाँ पे जो डिस्प्यूट है नेटिव प्रिंस वाले चीज़ों में हम यहाँ पे अब इन्वॉल्व नहीं होंगे। दोनों ने जो कंट्रोल किया टेरिटरी को, इसको रिटेन किया एंड बट यहाँ पे अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसा बोला। सो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की वजह से ऐसा बोला। हाँ बिल्कुल, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो कि रिजल्ट था सेकेंड कार्नेटिक वॉर का, सेकेंड कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट था, उसमें दोनों ने एग्री किया। बिल्कुल, इंग्लिश फोर्स एग्री नॉट टू इंटरफेयर, बिल्कुल सही बात है। फ्रेंच हैड अ सेटलमेंट एट चंद्रनागौर इन बंगाल। चंद्रनागौर में फ्रेंच सेटलमेंट था, बिल्कुल सही बात है। ये जो साइट है इसको किसने दिया था? सिस्ता खान ने दिया था यार इनको, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मुगल गवर्नर थे उस समय बंगाल के। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज इनकरेक्ट। हमको बात किसी करनी है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में मैंने बताया था यार चीज, इट वॉज एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप। देखो फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर है, ये बिल्कुल सही बात है, जो इंग्लिश और जो फ्रेंच का जो लड़ाई हो रहा था यूरोप में, उसका ही रिजल्ट था, ये बिल्कुल सही बात है यार। लाइक जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो यूरोप में हो रहा था, है ना, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का ही ये पार्ट है। और ये स्टार्ट तब हुआ जब जो इंग्लिश नेवी ने जो फ्रेंच शिप को, जब शिप को यहाँ पे क्या कर लिया, सीज कर लिया, उसके बाद से ट्रिगर हुआ। एक तरह से जो रिटेलिएशन है वो फ्रेंच देखने को मिला फ्रेंच से, एंड फ्रेंच ने यहाँ पे मद्रास को कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशियस। तो इसकी वजह से लड़ाई चालू हुआ। सो इट वॉज टिकर्ड बाय ब्रिटिश सीज ऑफ फ्रेंच शिप, बिल्कुल सही बात है। इट एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेली, ये भी सही बात है यार। जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेली है वो यहाँ पे साइन किया गया 1748 में, जिसने एंड किया इसको। एंड मद्रास को जो कैप्चर कर लिया था फ्रांस ने, उसको रिटर्न किया ब्रिटिश को। एंड जो फ्रेंच टेरिटरी था नॉर्थ अमेरिका में, उसको रिस्टोर किया गया। ओके यहाँ पे जो बैटल ऑफ सेंथोम है ये इन्वॉल्व है। बैटल ऑफ सेंथोम इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज़ रिलेटेड टू दी फर्स्ट एंग्लो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो स्मॉल फ्रेंच आर्मी जो कि किसने लीड किया, कैप्टन पैराडाइस ने, इसने एक मच लार्जर जो इंडियन फोर्स था अंडर महफूज खान, उसको हरा दिया अदियार नदी के बगल में। तो बैटल ऑफ अदियार
एंड बैटल ऑफ सेंट थोम की बात करें तो ये सब जो है वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के साथ रिलेटेड है। द फ्रेंच गेन कंट्रोल ऑफ मद्रास एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर, नो, इन्होंने मद्रास को वापस दे दिया। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी करेक्टली कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन नहीं करता। द ब्रिटिश गेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बंगाल, बिल्कुल सही बात है यार, है नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी से एक तरह से बिगिनिंग चालू हुआ ब्रिटिश रूल का, है ना। ब्रिटिश कंपनी डिड नॉट डायरेक्टली टेक द कंट्रोल, बट यहाँ पे जो नवाब थे मीर जाफर, उसको बैठाया पपेट रूलर के तौर पे बंगाल पे, है ना। बंगाल को एक तरह से बेस के तौर पे यूज़ किया इन्होंने, एक तरह से पावर को एक्सपांड करें, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, इनडायरेक्टली कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर, सिराजुद्दौला का बेटा के अंदर। ब्रिटिश गेन राइट टू कलेक्ट टैक्सेस इन बंगाल, नॉट करेक्ट पूछा गया तो पहला ही तो गलत है, बिल्कुल इनको राइट है ना, इनको राइट मिल गया टू कलेक्ट टैक्सेस इन बंगाल, बिल्कुल। ट्रेड एंड कॉमर्स कम अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, यार यहाँ पे ये बोला गया कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो किसके अंदर होगा, ब्रिटिश के अंदर होगा, है ना। बाकी जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन है वो तरह से मुगल एम्पायर देखेगा, मुगल एम्पायर बोलता हूँ, मीर जफ़र जो है वो देखेगा। मेन जो है यहाँ पे डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने का पावर इनके हाथ में आ गया। एंड इट प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी टू ब्रिटिश एंड एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन, इससे क्या हुआ, जो इंडियन कितने वल्नरेबल हैं, इनको कोई भी हरा सकता है, ये समझाया यार, है ना। बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो ट्रेड कॉमर्स है वो एक तरह से किसके कंट्रोल में आ गया ना, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ वांडी वॉश। ये वांडी वॉश जो बैटल है ये न्यूज़ में क्यों था भाई, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू व्हाट, वांडी वॉश इज रिलेटेड टू थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश ओवर द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वांडी वॉज रिलेटेड टू द ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो देखो थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था यार, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है, तो ये गलत है। बिकॉज आप समझना, बिल्कुल सही बात है कि थर्ड कार्नेटिक वॉर के साथ जो है बैटल ऑफ वांडी वॉश एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस रिलेटेड है, बट आप सोचना ये थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट है यार। विक्ट्री ऑफ इंग्लिश ओवर द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वांडी वॉज लीड टू ट्रीटी ऑफ पेरिस, नो, इट इज़ द 7 ईयर वॉर जो कि एंड हुआ था 1763 में, 7 ईयर वॉर वो यहाँ पे ख़त्म हुआ था, उसके वजह से ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया था, है ना। और उसके जब साइन किया गया तो उसके बाद ये इंड हो गया यहाँ पे बैटल ऑफ वांडी वॉश से ही बोल सकते हो, है ना। तो बैटल ऑफ वांडी वॉश थर्ड कार्नेटिक वॉर में सबसे फेमस वो बैटल है। उसके बाद जो 7 ईयर वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया, जिसमें फ्रेंच जो था उनको बोला गया कि आप टेरिटरी रिटर्न करो, फ्रेंच जो है उनको बोला गया, रिस्टोर किया गया, है ना, जो विच रिस्टोर द फ्रेंच उनकी फैक्ट्रीज को इंडिया, बट उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो खत्म होने लगा। दिस बैटल लेफ्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद नो यूरोपियन राइवल्स इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, आपको यूरोपियन राइवल नहीं होगा, हार गया अब इंग्लिश, मतलब फ्रेंच हार गए अब इंग्लिश से। द इंग्लिश आर्मी टोटली रूटेड द फ्रेंच आर्मी एज इंडियन नेटिव ज्वाइन द इंग्लिश आर्मी नॉट द फ्रेंच। देखो भाई ये बैटल ऑफ वांडी वॉश में सही बात है कि जो नेटिव सब इन बोथ दी आर्मीज है ना, दोनों फ्रेंच में भी और इंग्लिश दोनों में नेटिव्स थे, बट जो इंग्लिश आर्मी रूटेड द फ्रेंच आर्मी नॉट बिकॉज द नेटिव ज्वाइन द इंग्लिश, बट इनका जो बैटल था एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इनका अच्छा था, इनका स्ट्रक्चर अच्छा था, खुद डिसिप्लिन थे, इसीलिए इन्होंने जड़ से उखाड़ दिया एक तरह से फ्रेंच आर्मी को। सो दिस इज इनकरेक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन नेटिव जो इनकी वजह से इन्होंने जीता। पौंडीचेरी वॉज गिवन टू फ्रांस अलॉन्ग विथ 5 ट्रेडिंग पोर्ट्स, ये गलत है यार। इट वॉज डिसाइडेड एट पेरिस ट्रीटी कि जो पौंडीचेरी है वो फ्रांस के पास जाएगा अलॉन्ग विथ 5 ट्रेडिंग पोर्ट्स एंड वेरियस फैक्ट्रीज, नॉट हमसे क्या पूछा गया, पौंडीचेरी वॉज गिवन टू अलॉन्ग विथ 5 ट्रेडिंग पोर्ट। ये बैटल ऑफ वांडी वॉश के बारे में सही नहीं है ना, बैटल ऑफ वांडी वॉश में ये नहीं बताया गया। देखो बैटल ऑफ वांडी वॉश अलग चीज़ है एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस अलग चीज़ है। इसको जो है पौंडीचेरी वॉज गिवन टू फ्रांस अलॉन्ग विद 5, ट्रीटी ऑफ पेरिस में बोला गया, ट्रीटी ऑफ पेरिस में बोला गया। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं और बैटल ऑफ वांडी वॉश में क्या क्या है, वो दोनों को अंतर समझना भाई,
बैटल ऑफ वंडीवर्स अलग है एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस अलग है। इसी को आपको समझाने के लिए ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ और सिर्फ ये सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। देखो भाई, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें कौन सा ट्रीटी हुआ, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा, फोर्थ में कौन सा, ये आपको बहुत जरूरी है। देखो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में श्रीरंगपट्टनम का ट्रीटी साइन हुआ था, उसके बाद फोर्थ में तो पूरा कब्जा कर लिया गया था। ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइन बिटवीन पेशवा एंड इंग्लिश, जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में यहाँ पे साइन किया गया था, है ना। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में साइन किया गया था। इट इज साइन बिटवीन पेशवा एंड द इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। एंड इस ट्रीटी के अंदर जो हास्टिंग्स द्वारा रेटिफाई किया गया था, इसने पीस बिटवीन टू साइड, 20 साल के लिए कोई लड़ाई नहीं होगा ये बोला गया। एंड द एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फोर्स द सिख टू साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये गलत है यार। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो था वो, है ना, एक तरह से फोर्स द सिख टू साइन अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर। द एंड ऑफ द फर्स्ट वॉर सिख टू साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर, नो, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो था, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द महाराजा रंजीत सिंह। एंड जो ट्रीटी ऑफ अमृत है, इट इज़ अ चेक ऑफ वन ऑफ द मोस्ट, जो जैसे एम्बिशियस राजा थे उस समय के, रंजीत सिंह, उनके ऊपर एक चेक था कि वो डिमार्केशन जो है अब ये सतलज से नीचे नहीं आएंगे, बाउंड्री बिटवीन, है ना, कंपनी एंड डोमिनियन के बीच में एक लाइन होगा, है ना, ये है। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था फर्स्ट जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उसके बाद से जलंधर दो आपको यहाँ पे किसने, कंपनी ने कब्जा कर लिया इसके अंदर, यानी एक रेसिडेंट भी लाहौर के अंदर, है ना, रखा गया लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस के अंदर एक। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यार, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, आंसर हो जाएगा 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है विथ रेफरेंस टू द फरमान ग्रांटेड बाय मुगल एम्पर फरूख शाह टू द ब्रिटिश, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फरूख शाह का जो फरमान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत क्वेश्चन बनता है इसमें। फरमान के बारे में बात करें तो इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज बाय पेमेंट ऑफ एनुअल चार्ज। एक एनुअल चार्ज पेमेंट करेंगे, लाइक 3000 का जो एनुअल चार्ज है, अगर आप उसको पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे ड्यूटीज़ नहीं लगेंगे, ये बोला गया इस फरमान के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ये जो फरूख शाह का जो फरमान है, इट इज़ मोस्ट फेमस यार, है ना। इसमें दस्तखत इशू किए गए 3 चीज़ें हैं फरमान के अंदर, 3000 रुपये, दस्तक, ट्रेड एक्सेम्पशन सूरत, गुजरात एंड हैदराबाद एंड कॉइन्स। ये फरूख शाह का फरमान, विच इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। सो द कंपनी वॉज अलाउड टू रेंट मोर लैंड अराउंड कोलकाता, ज़्यादा ज़मीन इनको मिला गया, कंपनी वॉज, है ना, इनको दस्तक यहाँ पे इशू कर सकते हैं, पासेज इसको बोलते हैं, इनको ज़्यादा रेंट करने के लिए मोर लैंड दिया गया अराउंड कलकत्ता, ये भी सही है। इन सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम लेवी ऑफ ऑल ड्यूटीज़ बाय पेइंग एन एनुअल चार्ज ऑफ 5000 रुपीज़। देखो भाई, सूरत के अंदर यहाँ पे एग्जाम तो किया गया है, बट कितना देना पड़ेगा, 10,000, ठीक है, नॉट 5000, एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000, ठीक है। कॉइन्स ऑफ द कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे वेयर टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल, बिल्कुल कॉइन सर्कुलेट हुए थे, इसी वजह से 3000, दस्तक, सूरत, गुजरात एंड हैदराबाद कॉइन्स। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो यूरोपियन पावर फर्स्ट फैक्ट्री पोर्तुगीज का कैलिकट में था, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश का सूरत में था, बिल्कुल सही बात है। डेंस का कहाँ पे था यार, डेंस का त्रिवेंकोवर में था, मसूलीपट्टनम नहीं था, त्रिवेंकोवर।
मसूलीपट्टनम में किसका था? डच का था भाई। करेक्टली मैच क्या हो जाएगा? ओनली 2, आंसर हो जाएगा 14 का बी, है ना। जो कैप्टन थॉमस बेस्ट थे, उन्होंने जो विक्ट्री यहाँ पे विक्ट्री जब पोर्तुगीज़ के साथ जीता था, थॉमस जो बेस्ट थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। एंड कैब्रल ने यहाँ पे, कैब्रल ने एस्टेब्लिश किया कैलीकट में पहला फैक्ट्री। एंड ये जो मेनली जो डेन्स थे ना, अपने मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए जाने जाते थे। वैंकूवर जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे पहला फैक्ट्री इन्होंने सेटअप किया डेन्स ने। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द following factor contributed to the revival of the French presence in India in the early 18th century? अर्ली 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच रिवाइवलिज्म है वो क्यों हुआ था यार? सो स्टीवर्डशिप ऑफ टू एबल एंड वाइस गवर्नर लेनोयर एंड डुमास, बिल्कुल ये दोनों एक तरह से बहुत ही अच्छे और समझदार एक तरह से गवर्नर थे, इसीलिए यहाँ पे 1720s एंड 1742 में यहाँ पे तो रिवाइव हुआ ड्यूप्लेक्स के बाद यहाँ पे फ्रेंच कंपनी का। एंड फ्री ऑर्गेनाइजेशन किया इन्होंने फ्रेंच कंपनी को, बिल्कुल सही बात है। 1720 में जो फ्रेंच कंपनी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, है ना, एज अ परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़, जिसने एक तरह से इसको स्ट्रेंथ किया। एंड द फ्रेंच पोसेशन ऑफ मॉरिशियस एंड रीयूनियन इन द साउदर्न इंडियन ओशियन, इसकी वजह से भी एक तरह से रिवाइव हुआ। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ रेफरेंस टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल्फांसो डी अल्बाक्यूकी वॉज फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया वॉज, है ना, एंड वॉज अपॉइंटेड बाय किंग पोर्तुगाल इन 1505। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? अल्बाक्यूकी थे कि अल्मीडा था भाई, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो, अल्फांसो डी अल्बाक्यूकी नहीं, अल्मीडा जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, वो फर्स्ट गवर्नर जिसको अपॉइंट किया गया था 1505 में, ठीक है। द डच फाउंडेड द फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, बिल्कुल यार, डच ने पहला फैक्ट्री कहाँ पे फाउंड किया था? मसूलीपट्टनम में। डेन वेयर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ हुगली जो था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ बिंद्रा, जहाँ पे डच हारे थे भाई, नॉट डेन्स, ब्रिटिश से। फर्रुखशियार फरमान टू द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कंसिडर्ड इज द मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, बिल्कुल फर्रुखशियार का फरमान आते हैं, आपको 3 चीज़ याद रखने हैं। 3000 दस्तक, सूरत, गुजरात एंड हैदराबाद, एंड यहाँ पे कॉइन्स। ट्रीटी ऑफ रिस्विक रिस्टोर्ड पुडुचेरी टू दी फ्रेंच, बिल्कुल यार, रिस्विक जो था वो पुडुचेरी को वापस से किसको रिस्टोर किया? फ्रेंच को पुडुचेरी दे दिया, बिकॉज पहले जो 9 ईयर वॉर था, है ना, उससे वो एंड हुआ कब? 1697 में, और इसी समय ट्रीटी ऑफ रिस्विक साइन हुआ, है ना, जिसमें वापस से रिस्टोर किया गया पुडुचेरी को, है ना। 3000 का एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा। दस्तक थे ड्यूटी फ्री इन सूरत, गुजरात एंड हैदराबाद। सूरत में 10,000 बस देना पड़ेगा। कॉइन्स जो थे वो सर्कुलेट किए गए मुगल एम्पायर में। ये हमारे पास फरमान है फर्रुखशियार का। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 2, करेक्ट हो जाएगा 4, करेक्ट हो जाएगा 5, 2, 4, 5, आंसर हो जाएगा 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया अंटिल 1813? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1813 तक उनको मिशनरी एक्टिविटी क्यों अपोज किया जाता था? इट फेल्ट दैट मिशनरी एक्टिविटी वुड डाइवर्ट रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, ऐसा नहीं है। इट फियर दैट अगर मिशनरी एक्टिविटी अगर ये करते हैं तो जो रिएक्शन है अमॉन्ग लोकल पॉपुलेशन वो देखने को मिल सकता है, एंड मेक देम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंट, यार तो उनको भगा भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। And they wanted to maintain a strict separation ना, it was concerned that missionary activity would undermine traditional Indian religious ना भाई ना। वो बोलते थे कि अगर ये हम मिशनरी एक्टिविटी, जैसे इन्होंने पोर्तुगीज़ से सीखा कि पोर्तुगीज़ को क्यों इतना झेलना पड़ा, बिकॉज वो मिशनरी एक्टिविटीज़ को, है ना, सती को एबॉलिश करते थे, है ना, इंटर कास्ट मैरिजेस को यहाँ पे प्रमोट करते थे, है ना, क्रिश्चियनिटी जो है ना, यहाँ पे हम जो इंसर्शन ऑफ गोवा की बात कर सकते हैं, तो उस इंसर्शन ऑफ गोवा की वजह से जो क्रिश्चियनिटी एक्टिविटीज़ जो है, मिशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ाया गया, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ये सस्पिशियस थे पोर्तुगीज़। तो उनसे ये सीखी, उन्होंने उनसे सीखा किसने? इंग्लिश ने, और इस पर थोड़ा सा
कम जोर दिया, लेकिन 1813 में इन्होंने मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको किसी और ट्रेडिंग कंपनी से कोई फियर नहीं था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, बिकॉज 1600 में जो चार्टर क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पे दिया था, उन्होंने जो था राइट दिया, किसको? सोल राइट किसको दिया ट्रेड करने के लिए? ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो किसी और के साथ इनको टेंशन नहीं था भाई। कोई और कंपनी इंग्लैंड से कम्पीट नहीं कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। रूल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज जो था, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट above आर द रीजन फॉर द इंग्लिश सुप्रीमेसी अगेंस्ट ऑल अदर यूरोपियन पावर। ठीक है, इंग्लिश सुप्रीमेसी का क्या कारण था बाकी से? रूल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, तो देखो भाई यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज पर उतना ध्यान नहीं देते थे ये, बाकी जो थे लाइक पोर्तुगीज स्पेनिश मिशनरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। फ्रीक्वेंट वॉर एनगल्फ दी अदर यूरोपियन पावर, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा जो था ब्रिटिश जो थे वो विटनेस किए। स्टेबल गवर्नमेंट, बाकी इनमें बाकी जो यूरोपियन पावर है लाइक स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस में जो हमारे पास रिवॉल्यूशन जो 1789 जो है वो देखने को मिला। नेपोलियनिक वॉर देखने को मिले। डच एंड स्पेन जो थे वो भी 80 ईयर ऑफ वॉर यहाँ पे 17th सेंचुरी में यहाँ पे लड़ाई लड़ा। तो ऑल्सो इससे पोर्तुगीज़ का जो इम्पीरियलिज्म है वो भी कमज़ोर हो गया, तो इसकी वजह से बाकी सब जो थे वो अनस्टेबल थे। तो ये सही है। गेटिंग अ डिसेंट रिटर्न फ्रॉम दिस सेल ऑफ गवर्नमेंट डेट एनेबल ब्रिटेन टू स्पेंड मच मोर ऑन इट्स मिलिट्री, बिल्कुल यार, है ना। डिसेंट रिटर्न मिल रहा था गवर्नमेंट डेट को बेचने से, तो इसीलिए एक तरह से ये स्टॉक मार्केट तरफ का है तो इनको यहाँ पे प्रॉफिट होता था, इसीलिए ये ज़्यादा मिलिट्री पे खर्चा कर पाते थे। तो ये भी कारण इनका है ना सक्सेस का। तो करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा ओनली 3, 18 का हो जाएगा सी। तो ये हमने बात की अबाउट दी MCQs जो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हमने देखे यार।